Hello, students. We are talking about the pollen grains. Okay, so pollen grain is mainly the male gametophyte, and we have discussed about the structure of a male gametophyte. Okay, so this figure number 2.5 is about the maturation of a pollen grain. Okay, so you know कि when a pollen mother cell divides meiotically, okay, you know what meiotically, ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका meiotic division हो रहा है. Okay, so meiotically जब divide करेगा pollen mother cell, then it forms tetrad. ओके, टेट्राड यानी कि 4 सेल्स बनाएगा आफ्टर मियोसिस. यू नो वेरी वेल कि भाई 4 सेल्स बनती हैं हैप्लॉइड सेल्स. यहाँ पे 4 सेल्स बन जाती हैं. Okay, and after some time and after some some maturation period, then this tetrad dissociate. ठीक है, यानी कि जो 4 सेल्स होती हैं वो एक दूसरे से अलग हो जाती हैं. देन व्हेन वी टेक अ सिंगल सेल, ठीक है, जब हम एक सिंगल हैप्लॉइड सेल्स लेते हैं, देन इट गोज अंडर द मैच्यूरेशन पीरियड. ये मैच्यूरेशन पीरियड में जाएगी और इसमें क्या होता है, लास्ट में आपकी 2 सेल्स बन जाती हैं. ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं आप, फिर ये डिवाइड होता होता जाता है, तो फिर आपका बन जाता है 2 सेल्स. ठीक है, यहाँ पे आपके 2 सेल्स बन जाएंगे, एक ही सेल है उसके अंदर डिवीजन हो जाता है, दैट इज वेजिटेटिव सेल एंड जेनरेटिव सेल. ठीक है, यू नो वेरी वेल कि हमने बात कर ली है पॉलन ग्रेन स्ट्रक्चर. ठीक है, पॉलन ग्रेन में आपके डबल लेयर होती हैं, डबल मेम्ब्रेन होगी. एक आउटर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एक्साइन, ठीक है, जो कि आपके स्पोरोपोलेनिन की बनी होगी, स्पोरोपोलेनिन, जो कि आपका बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड मटेरियल होता है, जो कि एक तरह से पॉलन ग्रेन को सेव करने का काम करता है. ठीक है, दूसरी चीज़ें इनर लेयर होती होती हैं, वो भी आपकी 2-3 लेयर्स में डिवाइड होंगी, जो पेक्टिन एंड सेलुलोज की बनी होती है. तो टोटल मिला के ये बात है कि वो पॉलन ग्रेन को सेव करने का काम कर रही है, क्योंकि ये आपका कैरी किया जाता है बाय विंड एंड बाय वाटर एंड बाय एनिमल्स. तो इसको सेव करना है, कहीं ये डिस्ट्रॉय ना हो जाए. ठीक है, सो हम बात कर रहे हैं कि पॉलन ग्रेन्स जो आपका मैच्यूरेशन पीरियड के बाद इसका जो स्ट्रक्चर होगा, दैट इज इट हैज़ 2 सेल्स, वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल. ठीक है, सो यू कैन सी कि वेजिटेटिव सेल जो होता है आपका थोड़ा लार्ज एरिया कवर करता है, एंड इट्स न्यूक्लियस इज समवट बिग फ्रॉम द जनरेटिव सेल. ठीक है, तो ये इतना बड़ा क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर थोड़े से आपके बोलते हैं कि फूड स्टोर होता है. ठीक है, जो कि आपके मेन जो सेल है आपकी वो जेनरेटिव सेल. जेनरेटिव सेल्स यहाँ नाम से भी आप समझ सकते हो कि वेजिटेटिव सेल जो होता है एक तरह का स्ट्रक्चर होगा बॉडी. ठीक है, जिसको हम कह सकते हैं आपका सोमेटा. ठीक है, सोमा यानी कि जो मेन बॉडी होती है वो आपका वेजिटेटिव सेल है. ठीक है, जनरेटिव सेल जो है आपका आगे चल के जेनरेशन फॉर्म करेगी, दैट इज कि इसके अंदर ही मेल न्यूक्लियस होगा. इसका न्यूक्लियस जो है वो आपका वो उतना काम नहीं करेगा, यानी कि जो पॉलन ग्रीन का जो मेन न्यूक्लियस होता है वो जेनरेटिव सेल के अंदर होगा. वेजिटेटिव सेल के अंदर फूड स्टोरेज होता है, इसलिए थोड़ा सा ये एरिया बड़ा होता है इसके अंदर. उसके बाद क्या होगा, आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो आपका वेजिटेटिव सेल होती हैं वो आपके उसमें, ठीक है, आफ्टर मैच्यूरेशन यानी कि इसके बाद भी कुछ होता है. ठीक है, क्या होता है इसमें हम पढ़ लेते हैं कि इन ओवर 60% ऑफ एंजियोस्पर्म्स पॉलन ग्रेन्स आर शेड एट दिस 2 सेल्ड स्टेज. ठीक है, यहाँ पे क्या होगा कि 60% यानी कि मोस्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म्स होते हैं उनके अंदर जो पॉलन ग्रेन्स होते हैं वो इसी स्टेज में, यानी कि 2 सेल्ड स्टेज, वेजिटेटिव स्टेज एंड वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल, इसी स्टेज में जो होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, शेड हो जाते हैं, यानी कि गिर जाते हैं. इन द रिमेनिंग स्पीसीज द जनरेटिव सेल डिवाइड्स माइटोटिकली. अब इसमें जो जनरेटिव सेल है, ठीक है, ये वाली सेल जब हमने कहा इसके अंदर मेल न्यूक्लियस होता है. ठीक है, तो ये सेल का क्या होगी, माइटोटिकली. ठीक है, माइटोटिकली डिवाइड करके आपके 2 सेल्स बनाएंगे, यानी कि 2 सेल्स हैं, 2 न्यूक्लियस बनाती हैं, 2 मेल न्यूक्लियस बनाती हैं, जो कि आपकी बाद में एक वही उसमें आपने पढ़ा होगा, क्लास 11th में भी आपने पढ़ा है कि एक मेल न्यूक्लियस जो होता है वो आपका एक से फ्यूज करेगा और दूसरा न्यूक्लियस जो है सेकेंडरी न्यूक्लियस से फ्यूज करेगा. ठीक है, पोलर न्यूक्लियस से फ्यूज करेगा, जो कि आपका डबल फर्टिलाइजेशन होता है फिनोमेना उस प्लांट में. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, जेनेटिव सेल विल डिवाइड माइटोटिकली एंड फॉर्म्स 2 मेल गैमेट्स बिफोर पॉलन ग्रेन्स आर शेड. ठीक है, यानी कि शेड होने से पहले 3 सेल स्टेज हो जाती है ना बाद में, फिर तो उससे पहले वो क्या करेगा, अपना माइटोटिकली डिवाइड करके 2 मेल न्यूक्लियस बनाता है. ठीक है, ओके, तो ये तो हो गया स्ट्रक्चर के बाद. नाउ पॉलन. ठीक है, अब यहाँ पे कुछ पॉलन एलर्जीज होती हैं. देखिए, कुछ ऐसे पॉलन ग्रेन्स होते हैं कुछ स्पीसीज के, मेनली यहाँ पे पार्थेनियम. ठीक है, ये नाम याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछता है. ठीक है, सो पार्थेनियम और कैरेट ग्रास कॉमनली हमारे आसपास दिखती हैं. ठीक है,
सो उनमें क्या होती हैं, ये थोड़ा आपका एलर्जी कॉज करेगा। इसमें एलर्जी में आपका ब्रोंकियल एफ्लिक्शंस हैं इन सम पीपल ऑफन लीडिंग टू क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स लाइक अस्थमा, ब्रोंकाइटिस एक्सेट्रा। तो कुछ लोगों में, अगर इसलिए बोलते हैं कि जो पॉल्यूशन होता है उसके अंदर आपके कुछ उसमें हार्मफुल गैसेस के साथ ये पॉलन ग्रेन्स भी होते हैं, क्योंकि जब डेहिस करते हैं तो ये एयर में मिक्स हो जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि जब आप एयर इनहेल करते हो तो उसके साथ पॉलन ग्रेन्स भी आपकी बॉडी में इंटर कर जाते हैं। तो कुछ लोगों की क्या होता है कि पॉलन ग्रेन से एलर्जी होती है। कॉमनली ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर एलर्जी इस तरह से होगी कि अगर उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें ले ली हैं, तो वो आपके जैसे कि छींक वगैरह आ जाती है, तो उनसे वो बाहर निकल जाता है। कुछ लोगों में क्या हो जाता है कि अगर वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में पहुंच गया तो वो ठीक है, धीरे धीरे करके वो आपका थोड़ा वैसी वाली क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज कॉज करेगा लाइक एस्थमा एंड ब्रोंकाइटिस, ठीक है, यानी कि जलन पैदा हो जाती है। सो यहाँ पे लिखा है, मे बी मेंशन दैट पार्थेनियम और कैरेट ग्रास दैट केम इनटू इंडिया एज अ कॉन्टामिनेंट विद इंपोर्टेड wheat has become ubiquitous in occurrence and causes pollen allergy। ठीक है, तो पार्थेनियम ग्रास जो कॉमनली हम आसपास दिखते हैं, ठीक है, आपके स्कूल के पास भी मिलेगा। तो उस वो क्या है, एक तरह की कॉन्टामिनेंट होता है, यानी कि गंदगी के साथ है। क्योंकि जब वीट भारत में ले आया गया था, इंपोर्ट किया गया था, तो उसके साथ ये घास भी आ गई थी और ये इतना ज़्यादा फैल गया कि इसकी जो पॉलेंस होती हैं उससे एलर्जी पैदा होती है। ठीक है, तो इनसे दूर ही रहना चाहिए। ठीक है, ये एज अ कॉन्टामिनेंट है, ठीक है, यानी कि गंदगी की तरह, इसका कोई काम नहीं वैसे। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पॉलन प्रोडक्ट्स। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, जो प्लांट्स के जो पॉलन होते हैं, ठीक है, जो भी पॉलन ग्रेन्स हैं, क्योंकि जितना हमने कहा था कि 60% जो होते हैं आपके शेड हो जाते हैं। ठीक है, सो ये जो 60% है, या फिर हम अगर टोटल प्लांट पॉलन की बात करें, ठीक है, सो सब पॉलेंस जो होते हैं वो आपके बहुत ही यूजफुल होते हैं, क्योंकि पॉलन ग्रेन्स आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड अनसैचुरेटेड फैट्स। उसके अंदर बहुत, क्योंकि जो फूड स्टोरेज होता है ना वेजिटेटिव सेल में, उसके अंदर यही सारी चीज़ें होती हैं। तो वो क्या होता है, इनका बहुत ही ज़्यादा रोल है आपके जैसे कि एथलीट्स हैं, हॉर्स हैं, उनके अंदर एनर्जी पैदा करने के लिए। ठीक है, तो इसको हम पढ़ लेते हैं कि पॉलन ग्रेन्स आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स एंड फैट। ठीक है, it has become a fashion in recent years to use of pollen tablets as food supplements। ठीक है, as a food supplements, यानी कि भोजन के पूरक जिनको बोलते हैं। ठीक है, तो उनकी जगह इनको यूज कर सकते हैं, क्योंकि इन्हें जो है इंस्टेंट एनर्जी मिलती है। इन वेस्टर्न कंट्रीज अ लार्ज नंबर ऑफ pollen प्रोडक्ट्स इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स एंड सिरप्स आर अवेलेबल इन द मार्केट। तो ये जो पॉलेंस होते हैं उनको आपके टैबलेट्स में यूज करते हैं, आप सिरप में यूज करते हैं। Pollen consumption has been claimed to increase the performance of athletes and race horses। ठीक है, so इसका जो मेनली यूज है वो आपका पॉलन कंजप्शन जो होता है वो ज़्यादातर बढ़ाया जाता है एथलीट्स और रेस हॉर्स, यानी जो दौड़ने वाले लोग हैं और जो रेस हॉर्स होते हैं, उनमें उनका परफॉर्मेंस अच्छा करने के लिए उनको खिलाया जाता है। ठीक है, तो ये सब कुछ पिक्चर्स हैं कि पॉलन प्रोडक्ट्स हैं ये, द एनर्जी शेक। ठीक है, बी पॉलन फ्रॉम इंग्लैंड, तो ये सारे पॉलन ग्रेन्स का यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं पॉलन वायबिलिटी। ठीक है, नाउ इस पैराग्राफ में आपका दिया हुआ है पॉलन वायबिलिटी। ओके, व्हाट इज दिस, यानी कि कितने दिनों तक पॉलन जो है उसके अंदर कैपेबिलिटी की है कि वो आपका भाई फ्यूज कर सकता है, फर्टिलाइजेशन कर सकता है और सीड फॉर्म कर सकता है। ओके, व्हेन वंस दे आर शेड, pollen grains have to land on the stigma before they lose viability। ठीक है, उनको शेड होने से पहले, यानी कि गिरने से पहले उनको ये ज़रूरी है कि वो स्टिग्मा पर लैंड करें और अपनी वायबिलिटी ना खोएं, यानी कि वायबिलिटी खोने से पहले उनको स्टिग्मा पैंट होना बहुत ज़रूरी है। इफ़ दे हैव टू ब्रिंग अबाउट फर्टिलाइजेशन, अगर उनको फर्टिलाइजेशन करना है तो। सो हाउ लॉन्ग डू यू थिंक द पॉलन ग्रेन्स रिटेन वायबिलिटी, कितनी दिनों तक इनके अंदर वायबिलिटी रहती है, कितने दिन तक ये हम कह सकते हैं एक तरह के जिंदा रहते हैं। ठीक है, वैसे तो इनके अंदर स्पोरोपोलिन है इनको सेफ रखने के लिए, बट हम ये नहीं कह सकते भाई कि जो है आपका बहुत ज़्यादा दिनों तक ये इसको बचा सकता है। ठीक है, तो वही चीज़ है कि वायबिलिटी की हाउ मेनी टाइम्स द pollen कैन अटेन द की कैपेबिलिटी ऑफ फर्टिलाइजेशन। ठीक है, सो द पीरियड ऑफ विच pollen grain remain viable is highly variable। ठीक है, तो इसमें अलग अलग वेरिएबल करता है कि अलग अलग प्लांट स्पीसीज में जो pollen grain viability है इज वेरिएबल। ठीक है, हाउ एंड टू सम एक्सटेंट डिपेंड्स ऑन द प्रिवेलिंग टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। और ये आपका टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी पे भी
डिपेंड करता है कि अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है या टेम्परेचर कम है, कि भाई वो पोलन ग्रेन कितना आपका उसको वो कर सके, वो आप है या रेसिस्ट कर सकता है। तो इन सम सीरियल्स सच एज राइस एंड व्हीट, पोलन ग्रेन्स लॉस वायबिलिटी विद इन 30 मिनट्स, यानी कि शेड होने से पहले, शेड होने के बाद, सॉरी, शेड होने के बाद जो है वो 30 मिनट्स तक जो है उनके अंदर ये उनके अंदर कैपेबिलिटी है कि वो फर्टिलाइज कर सकते हैं। आफ्टर दैट दे आर नो एबल टू फर्टिलाइज, ठीक है। सो 30 मिनट्स ऑफ देयर रिलीज, यानी कि दहेज होने से पहले। एंड इन सम मेंबर्स ऑफ रोजेसी, लेग्यूमिनेसी, लेग्यूमिनेसी आपके वो वाले प्लांट हो गए जो दाल दलहन वाले होते हैं। एंड सोलेनेसी, सोलेनेसी में भी आप जैसे कुछ पोटैटो है, ये इसमें आ जाता है, ठीक है। सो दे मेंटेन वायबिलिटी फॉर मंथ्स। तो वही बात हुई कि ये आपका वेरिएबल करता है कि जो है आपके व्हीट एंड राइस में जो 30 मिनट्स के लिए होगा, ये जो है कुछ पॉइंट्स इसको आप याद रखना कि कितनी किस प्लांट की जो है, या कुछ कुछ मेंबर्स के, किस मेंबर्स के प्लांट की जो वेबिलिटी है पोलन ग्रेन्स की, वो कितने टाइम तक होगी। ओके। सो हम यहाँ बात कर सकते हैं कि जो आपके वो होते हैं व्हीट एंड राइस जो सीरियल्स है, उनमें 30 मिनट्स के लिए उनकी वेबिलिटी होगी। और 1 मंथ के लिए जो है कुछ रोजेसी ग्रुप के हैं, लेग्यूमिनेसी एंड सोलनेसी। सो यू मे हैव हर्ड ऑफ स्टोरिंग, ठीक है। तो इनकी वेबिलिटी नहीं हो सकती है। अदर थिंग ये है कि अगर हमें भाई वो करना है कि नहीं, हमें बचा के रखना है, तो हम क्या कर सकते हैं, पोलन को वी कैन क्रायो प्रिजर्व इन लिक्विड नाइट्रोजन इन पोलन बैंक्स, ठीक है। हम तो पोलन बैंक को क्या कर सकते हैं, स्टोर भी कर सकते हैं, ठीक है। सो कैसे स्टोर कर सकते हैं कि जो आपका लिक्विड नाइट्रोजन होता है, वैसे तो नाइट्रोजन आपका गैसियस फॉर्म में एयर में प्रेजेंट है, और जो लिक्विड नाइट्रोजन होता है वो आपका यूज़ किया जाता है चीज़ों को स्टोर करने के लिए। फूड स्टोरेज में भी नाइट्रोजन का यूज़ करते हैं, यू नो कि भाई फूड के अंदर जो पैकेट में आपके सामान आता है ना, पैकेट वाले जो सामान आते हैं उसके अंदर नाइट्रोजन गैस फिल होती है, तो वो सेव करने का काम कर सकता है, यानी कि फूड को स्टोर करने के लिए हम यूज़ करते हैं। सो लिक्विड नाइट्रोजन जो है वो आपका -196 यानी कि -196 डिग्री सेल्सियस पर हम पोलन ग्रेन को क्रायो प्रिजर्व कर सकते हैं, ठीक है। कहाँ पे कर सकते हैं, पोलन बैंक में। सो यहाँ पे हम पढ़ सकते हैं कि यू मे हैव हर्ड ऑफ स्टोरिंग सीमेन एंड स्पर्म, जैसे कि ह्यूमन में सीमेन और स्पर्म को सेव करते हैं आर्टिफिशियल सेमिनेशन के लिए, आगे चैप्टर में पढ़ना है। सो इट इज़ पॉसिबल टू स्टोर पोलन ग्रेन्स ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ स्पीसीज। भाई हमें कहीं पर दूर लेके जाना है या फिर हमें उसका टेस्ट करना है, तो उसके लिए हमें ज़रूरी है पोलन ग्रेन्स। तो अगर वेबिलिटी इतनी कम होगी तो हम उसको नहीं कर पाएंगे, ठीक है। इसलिए हम क्या करते हैं, इसको स्टोर कर लेते हैं लिक्विड नाइट्रोजन में। सो ये जो है आपका सीड बैंक है या पोलन बैंक है, वहाँ पे किया जाता है। ओके, क्लियर। ओके, नेक्स्ट हमारे पिस्टल मेगास्पोरेंजियम, तो इसको हम आपका नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।